सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले वही एक जो हमारा कंसर्न है, वो डिस्कशन हमारी मुसलसल इस बारे में होती है, स्ट्राइक रेट कैसे मेंटेन करना चाहिए। ना हम यही बात कर रहे थे यूसुफ आपसे कि रिजवान ऑब्वियसली अगर तो वो टॉप ऑर्डर पे वो ओपनर खेलना चाहते हैं तो फिर तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत आगे और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है सर्कल के अंदर खेलने के लिए। सो या तो वो अपने ऊपर से अगर वो प्रेशर हटाना चाहते हैं तो डाउन दी ऑर्डर कहीं खेलें। बट सेम गोज फॉर बाबर। क्या अगर मैं पाकिस्तान T20 फॉर्मेट की बात करूं, क्या बाबर और रिजवान एक जगह कहीं एक साथ कहीं जगह बना सकते हैं T20 में? हम मुश्किल है जो मुझे लगता है, मैं सेलेक्टर नहीं हूँ लेकिन अपनी राय दे रहा हूँ कि ये दोनों का एक जगह खेलना थोड़ा मुश्किल है। दोनों का एक जैसी स्ट्राइक रेट है अगर आप देखें, और साथ साथ फिर सलमान भी आ जाते हैं। सलमान भी अभी स्ट्राइक रेट पे इतना नहीं, सलमान का इस पे बहुत अच्छा खेला वो, उसने इम्प्रूव की हैं चीज़ें काफ़ी, उसकी शॉट रेंज काफ़ी अच्छी है, शॉट सिलेक्शन भी अच्छी है उसने इम्प्रूव किया है काफ़ी। लेकिन ये जो है इन दोनों का खेलने के लिए या तो ये उस तरह अपने आप को चेंज करें जैसे रोहित और कोहली ने किया है। ठीक, एक 140 135 के में खेल रहा होता है कोहली और शर्मा जो है वो ऊपर से किल कर रहा होता है। बिल्कुल। या तो इस तरह का कोई प्लान हो तो फिर ठीक है, वरना दोनों एक जगह खेलना बड़ा मुश्किल है। और जिस तरह के ये अभी लड़के खेल रहे हैं, साहबजादा, साइम और फ़खर, उनके होते हुए फिर आपको और मुश्किल लगता है कि यार ये किस तरह होगा कि इनके स्ट्राइक रेट तो 130 से भी नीचे है मेरा ख्याल। और दोनों को बहुत ज़रूरत है अपनी गेम को इम्प्रूव करने का। जो आजकल की मॉडर्न डे जो पिछले 5-6 साल थी, अब उससे आगे चलेगी मॉडर्न डे क्रिकेट, तो आपने उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। और अगर आप कह रही हैं कि रिजवान को मिडल में खेलना चाहिए या ऊपर खेलना चाहिए, दोनों के लिए आपको शॉट सिलेक्शन रेंज बहुत बढ़ानी पड़ेगी। एक साइड पे खेलने से मुश्किलात होती हैं, बॉलर्स को पता होता है कि हमने इनको कहाँ बॉलिंग करनी है। वहाँ फिर जब डॉट बॉल ज़्यादा होती हैं तो फिर प्रेशर आपके ऊपर आता है। तो इसलिए आपको अपनी गेम को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको चारों तरफ खेलना पड़ेगा। साहब आपने रोहित का हवाला देकर मतलब इसका मतलब है कि ना ही समझिए। मेरा मतलब आपने बेंचमार्क तो वही रखना चाहिए जो हाईएस्ट हो। रोहित ने गेम चेंज किया, दैट इज इम्पोर्टेंट कि मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ चेंज किया। ग्रेट कहते हैं हम सब कहते हैं, दुनिया कहती है बाबर आजम को ग्रेट। तो ग्रेट के लिए कोई चीज़ें मुश्किल नहीं होती। वो सचिन की उस दिन बात हो रही थी, वो पता ही नहीं चलता था, जब कोई फॉर्मेट चेंज होता था वो वैसे ही खेलना शुरू हो जाता था। कोई मुश्किल नहीं होती। जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हैं, एवरेज प्लेयर के लिए चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन जो बड़ा प्लेयर होता है उसके लिए कोई एक टेक्निकली साउंड प्लेयर अपने आप को ऑल्टर कर सकता है। ऑलरेडी उसने बहुत कुछ किया हुआ है बाबर ने, तो उसके लिए तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। और लाला, जब ये बात होती है और जब जाहिर सी बात है दो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, हमारे ये दो सीनियर प्लेयर्स, हमारे और प्लेयर्स, हम अपने प्लेयर्स को बहुत तेज़ी से ज़ाया भी करते हैं। अभी अगर आप बात करें PSL में एक कैटेगरी है इमर्जिंग कैटेगरी। उस इमर्जिंग कैटेगरी में लड़के आते हैं। पिछले साल जो इमर्जिंग कैटेगरी में लड़के आए थे वो अगले साल नहीं आ सकते इमर्जिंग कैटेगरी में, उनकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। तो जो पिछले साल आए थे वो तो कहीं इमर्ज ही नहीं हुए, वो कहाँ गए, वो कहाँ खो गए। इस साल फिर वो एक लॉट आ गई है इमर्जिंग के लड़कों की और वो फिर कहीं गायब हो जाएंगे हमारे सिस्टम में। तो हम तो कहाँ कहते हैं हम कि हमारे पास जो है वो लड़के नहीं हैं, लड़के इतने सारे हैं बट हम उनको नर्चर नहीं करते। अब वो जो इमर्जिंग प्लेयर्स की आप बात कर रही हैं, सवेरा उनका जो PCB का काम है वो यही है ना कि अगर उनमें बैट्समैन है मोहम्मद यूसुफ साहब, ये कुछ बैट्समैन है, 8-10 नए बच्चे हैं इनके अंदर नजर आ रहा है, ठीक है, ये मोहम्मद यूसुफ के हवाले कर दिए। मुझे नेक्स्ट 2 साल में 3 साल में इन बच्चों में से 2 प्लेयर भी आप पाकिस्तान के लिए खिलवा दें, बड़ी एफर्ट हो जाएगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मोहम्मद यूसुफ साहब। बात की जाती है, ठीक है ना, एक प्लान बनाया जाता है, ठीक है ना। हम अभी कुछ देर पहले रेस्ट की भी बात हो रही थी। रेस्ट हम इसलिए हमारे प्लेयर नहीं करते कि क्या कहते हैं, रेस्ट सिलेक्शन कमेटी नहीं कराती, क्योंकि उनको भी पता है कि पीछे कोई आपके पास ऐसा बैठा हुआ ही नहीं है, ऐसे प्लेयर बैठे नहीं जो उनकी जगह आके खेल जाए। ये सिलेक्शन कमेटी को भी अच्छी तरह पता है। और अगर सिलेक्शन कमेटी ये भी चांस नहीं लेती है कि यार अगर सीरीज हार गए सारा कुछ हमारे ऊपर आ जाएगा कि इनकी वजह से हार गए, ठीक है ना। तो प्लान, जो भी प्लान बना है वो क्लियर प्लान। अभी बाबर और इसकी रिजवान की बात हो रही थी, देखिए इनकी अगर T20 के अंदर जगह बनती है ना तो ऊपर ही बनती है, ठीक है। और उसमें भी इनको, जिस तरह यूसुफ कह रहा था कि इनको अपने गेम चेंज करना पड़ेगा, इनको अपने शॉट्स जो हैं वो चारों तरफ खेलने पड़ेंगे। नीचे इनकी जगह नहीं बनती हुई मुझे नजर आ रही।
और जब तक अगर इसी स्टाइल से वो लोग खेलेंगे, क्योंकि नीचे तो आपको फिनिशर चाहिए, 5 के बाद 4 के बाद तो आपको फिनिशर चाहिए जो तगड़ी हिटें करते हो, जो पावर हिटर्स हो। तो कहने का मतलब ये कि इनके तो खैर जगह अगर बनती भी है T20 में तो वो उसको जो जिस तरह यूसुफ ने कहा, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा यूसुफ से। ये इमर्जिंग वाली जो बात है, ये टैलेंट आता है, फ्रेंचाइज उठाती है, प्लीज इसका ख्याल रखें, इनको ग्रूम करें, इनकी स्किल्स के ऊपर काम करें। इसी तरह ही होता है सवेरा, फिर इसलिए फिर आपको अगले साल नजर नहीं आ रहे होते हैं वो। यूसुफ साहब फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी चीज़ें, जैसे अभी इनके बैटिंग ऑर्डर का मसला है, ये पाकिस्तान के दोनों टॉप क्रिकेटर्स हैं, अब सलमान जैसे कप्तान हैं, ये हमने पहले भी बात की, लेकिन ये फिर डिस्कशन में जाएगी, ये परेशानी होगी सिलेक्टर्स के लिए भी। हारिस अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, आपका फ़खर जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि मैं तो 4 के 4 ओपनर्स अगर वो हाई स्ट्राइक रेट वाले हैं तो उन चारों को हम डाल लेंगे टीम में। तो आपके पास जब 200-200 वाले होंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा यार, फिर किसी और तरफ जाना पड़ेगा। जी, ये सिलेक्टर्स देखें ना, सिलेक्टर्स का काम क्या है कि वो आपको बेस्ट अवेलेबल जो बेस्ट नज़र आ रहा है उनको वो लेके आए। किसी भी चीज़ को देखे बगैर आपने ऐसी टीम बनानी है जो पाकिस्तान का जिसमें फ़ायदा हो, और जो आपको अच्छे प्लेयर लगते हैं जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको वो मेरा ख्याल करेंगे सिलेक्ट। उसमें तो कोई रॉकेट साइंस होनी नहीं चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। मतलब आप टॉप ऑर्डर सोचें तो मुझे तो बहुत ही एक ऐसा फायरिंग टॉप ऑर्डर लगता है कि अगर हम फ़खर, साइम, सैयदा फरहान, हारिस आपको ये दिखें टॉप ऑर्डर में ही आपके, तो आपको ठीक है, बहुत सारी जगहों पे मुश्किल कंडीशन में आपको कोई होल्ड करने वाला चाहिए, एक एंकर इनके बीच में चाहिए, बट अदर देन दैट तो ये तो बहुत ही फायर पावर। 98% विकेटें तो बहुत फ्लैट आती हैं T20 में, हाँ वनडे में भी, इवन वनडे में भी। आप न्यूजीलैंड में नहीं मिली आपको, न्यूजीलैंड में नहीं मिली, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ये कि 98% ऐसे ही होता है। हाँ। तो उसमें एक आधा मैच हो जाए कोई, उसमें भी अगर आपके इन प्लेयर्स की चल जाए ना तो वो अब मुश्किल विकेट पे भी स्कोर कर जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है हमारे पास ऑप्शंस, ये अच्छी बात है कि ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। तो ये एक खुशैन बात है, और अल्लाह करे कोई ऐसी टीम बनाए सिलेक्टर्स जो पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्म करें। ये साहब अभी आपने बात की हसन अली की वापसी की, कि जब वो वापस आते हैं फिट होकर तो रिकवरी होती है ठीक अच्छी खासी, तो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब पाकिस्तान टीम के सपोर्ट स्टाफ के साथ जाते हैं तो रिकवरी नहीं कर पाते, और वो चीज़ें मैनेज नहीं होती कि इनको कब इतने मैचेस खिलाएं, अब इसके बाद इसकी बॉडी को रिकवरी की ज़रूरत है ताकि वो अपने मैक्सिमम लेवल पर दोबारा परफॉर्म करें। देखिए, हमें ऐसे बॉलर साथ होने चाहिए कि अगर हम किसी को रेस्ट भी दे दें तो दूसरा जो खेले वो भी वैसे ही परफॉर्म करे। और जिसको रेस्ट दे रहे हैं ना, जिसको रेस्ट दे रहे हैं, एक तो ड्रॉप होता है, एक रेस्ट है, जिसको आप रेस्ट दे रहे हैं उसको एटलीस्ट 50% उसकी मैच फीस जरूर दें, ताकि वो बैठ रहा है एक बंदा जो कि खेल सकता है मैच, यानी वो खुशी से बैठ भी जाए। देखिए उसको 50% इसलिए कि चलो उसको रेस्ट भी मिल रही है, उसके आगे लंबी क्रिकेट उसकी लंबी हो जाएगी। ये भी उसको भी सोचना चाहिए कि मैं अगर आज रेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 50% भी मिल रहा है और साथ मेरी क्रिकेट भी लंबी हो जाएगी। मैं रेस्ट तो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे खासे हेवी हैं, ऐसा नहीं है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तो उस टाइम पे होता है जब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत कम थे तो ठीक है जी, मैच फी भी साथ करके आपका मंथली एक बड़ा अमाउंट बनता था। बट इस वक्त जब आप इनके कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग जिस टाइम पे खेलते थे उससे तो 5 गुना 7 गुना 8 गुना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन लोगों के। लेकिन ठीक है, आज के दौर में अब पैसा आ रहा है, इनकी किस्मत है और आगे इनसे भी ज़्यादा लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये जब एक बंदे को आप रेस्ट दे रहे हैं, वो तो खेलने वाला प्लेयर है, वो तो पक्का है, तो अब आप कह रहे हैं यार आप रेस्ट कर लो, इसको मौका देते हैं, तो फिर उसको कोई ना कोई इंसेंटिव तो देना चाहिए ना। और ये डिजर्व भी करता है जो बंदा बैठ रहा है, स्पेशली बॉलर्स में या किसी बैट्समैन को भी आप बिठा रहे हैं तो एटलीस्ट 50% दे देना चाहिए, और उसको भी इसमें आगे होना चाहिए कि ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। आपकी बेंच स्ट्रेंथ बनेगी इस तरह। बिल्कुल, जैसे आपके पास अब मुझे जो नज़र आ रहे बॉलर जो इसमें नसीम है, शाहीन है, हारिस है, हसन है, अपना ये छोटा लड़का जो है अली रजा है। देखो आपने इसको कहीं मैच खिलाना है तो किसी को आप बिठाएंगे तो खेलेगा ना, वरना आप मैच फीस नहीं दे रहे, रेस्ट नहीं दे रहे, तो वो कैसे खेलेगा बेचारा, उसकी तो पता ही नहीं चलेगा इंटरनेशनल में। तो इसी तरह आप अपनी टीम की बेंच स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आगे आपकी टीम बेहतर होती जाएगी। तो कुछ थोड़ी बहुत हमें चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी, इस लाइन की तरफ भी देखना पड़ेगा। और कोई ऐसी बात नहीं होती, अगर किसी को हम 50% दे दें उसकी भी क्रिकेट बढ़ेगी, पाकिस्तान का ही फ़ायदा होगा, कोई नए प्लेयर भी नज़र आएंगे। शाहिद साहब, ये तजवीज़ कैसी है आपको जो अभी कि अगर आप किसी को मौका देने के लिए किसी को बिठा रहे हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जो प्लेइंग 11 में आता है, तो यूसुफ साहब का कहना है कि उसको 50% मैच फीस,
ये बेहतर है या फिर इसके लिए फिर भी मसाइल आ सकते हैं? नहीं, मैं 100% एग्री करता हूँ मोहम्मद यूसुफ से, बिल्कुल सही बात की है इसने।